अस्सलाम वालेकुम। कैप वन FAR 1 लेक्चर 16 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, इसका सोल्यूशन नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। एक तो ज़रा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा पूरा आपके साथ, थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपके पास सोल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो लेक्चर 15 का होमवर्क क्वेश्चन 1 है, ठीक है। लेक्चर 15 होमवर्क क्वेश्चन 1 एहसान नाम का इसका ये सवाल मैं आपके साथ सॉल्व करने लगा। रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की? प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट्स तो हम बना ही देंगे साथ वैसे ही, ठीक है ना। पर्चे नहीं ऐसे करना, लेकिन अभी तो हम ऐसे ही करते हैं, जो मैक्सिमम हो वो कर लेते हैं, चीज़ें सीख रहे हैं ना अभी तो ऐसे जाता हूँ। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का आता हूँ। हो गया रिजल्ट, हो गया रिजल्ट मार्कर इसे कर। अच्छा ठीक है, तो मुझे दे देना, फिर ये दे देना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक वर्किंग हमने यहाँ पर की थी, वर्किंग 1 वो थी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अच्छा जी, कल बड़ी तफसील से बात की थी मैंने कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्ट का अकाउंट नज़र आ रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। क्योंकि एसेट अकाउंट में एसेट का आना कॉस्ट पे रिकॉर्ड तो हुआ था, लेकिन उसकी वैल्यू में कमी को हमने रिकॉर्ड इस अकाउंट में नहीं किया था, अलग रखा था। इसका मतलब ये हमेशा कॉस्ट ही शो करेगा। इसमें एसेट की हमेशा कॉस्ट ही पड़ी रहेगी और कमी अलग से अकाउंट के अंदर पड़ी रहेगी, जिसको बैलेंस शीट बनाते हुए नेट कर लिया करेगा, ठीक है। ये बात हुई थी। अच्छा, मिस्टर इंसान हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 1 जनवरी 2012, या ये बात ऐसे भी लिखी हो सकती है, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान ऑन 1 जनवरी 12, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंसेस पड़े हैं, पहले से एसेट नज़र आ रहे हैं। अभी तक हमने ऐसा कोई सवाल नहीं किया था। बेसिकली कहानी यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी है उसने इस सवाल के अंदर। अभी तक हम यही देख रहे थे कि बिजनेस शुरू होता है जिस साल में, जैसे तो पहले साल के अंदर सिर्फ वो परचेज किए होते हैं एसेट्स, और फिर उससे आगे अगला साल फिर क्लोजिंग ओपनिंग बनता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो कि हमेशा बिजनेस हमारा सवाल शुरू हो जिसमें बिजनेस का साल भी पहला हो। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस पहले से चला आ रहा हो तो एसेट्स भी पहले से पड़े हुए हो। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सवाल। यहाँ से मतलब अगर ये सवाल के अंदर हम बात करें तो 9 वाले साल से शुरू नहीं किया, 10, 11 या 12 अगले किसी सब्सिक्वेंट ईयर से स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए स्टार्ट में ही हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉड डाउन बैलेंस मौजूद है। वरना कल तक जितने सवाल आपने किए थे, किसी सवाल के अंदर स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता था, हम एडिशंस करते थे और वो क्लोजिंग बन के अगले साल में ओपनिंग बन रहा होता था, ठीक है ना। तो एक तो ये नई चीज थी सवाल के अंदर कि फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान एज ऑन 1 जनवरी 12। तो ये ओपनिंग है, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होगी, ये ओपनिंग बैलेंस एज ऑन अपीयर हो रहा है, ऑलरेडी पड़ा है, जस्ट इसको हमने अकाउंट्स के अंदर लिख लेना है। तो एसेट अकाउंट का ओपनिंग है और एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट का ओपनिंग है। एसेट अकाउंट का ओपनिंग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और एक्यूमुलेशन का ओपनिंग डेबिट साइड पे लिखेंगे। जरा ज्यादा आपके बैठे इतनी देर भी, नो सर डीली सी हुई है। मैं जब पहले बात कर रहा था ना एसेट अकाउंट का ओपनिंग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, तो वहीं पे मुझे रोक देना चाहिए था आपको, सर रुक जाए, क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ खुदा का खौफ करें। एसेट की नेचर डेबिट है, डेबिट का बैलेंस, जब डेबिट नेचर का जो अकाउंट होता है उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होता है और ओपनिंग के वक्त उसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे एक और काम भी आज कर लेते हैं। आज हम सवाल को थाउजेंड में करते हैं, ये काम भी सीखना जरा। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, 9 3 सिफरें, 350 3 सिफरें, 180 3 सिफरें, इतनी 3 सिफरें क्यों लिखनी, कॉमन ले लेते हैं। ये शायद AFC PRC में आप ऐसा काम करके आए हो। मैंने 14-15 लेक्चर्स आपको ये काम इसलिए नहीं करने दिया कि जरा आप थोड़े से सेटल डाउन हो लें, ठीक है। ये छोटे मोटे काम है, ये तो साथ साथ बढ़ाते ही रहेंगे। तो पर्चे के अंदर मिलियन में, थाउजेंड में फिगर लिखी हो, मिलियन में फिगर लिखी हो है जी, तो अब वो 6 सिफरें हम डालते रहें बैठ के, कितना टाइम ज़ाया होगा। उससे बेहतर क्या है, हम जो है वो थाउजेंड्स में या मिलियन में क्वेश्चन कर लिया करेंगे। तो ये आज सवाल एक तो करते हैं हम रुपीज़ इन थाउजेंड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने रुपीज़ इन थाउजेंड
इधर भी वैसे ही लिखना पड़ा फिर रुपीज़ है। ये रिक्वायरमेंट के अंदर ना ये चीज़ लिखना जरूरी है। रिक्वायरमेंट क्या है? एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो भाई यहाँ पर ये लिखना जरूरी है। फिर अगर आप 1000 में चल रहे हैं तो रुपीज़ इन 1000, रुपीज़ इन। हाँ, जो वर्किंग शर्किंग होती है उसकी खैर है होती है। जैसे एक्सपेंसेस के ऊपर नहीं लिखा आपने रुपीज़ इन 1000, तो क्या हुआ? फिगर निकल के जानी तो इधर ही है ना, उसके ऊपर लिखा होता है रुपीज़ इन 1000। तो वर्किंग में ना भी लिखे तो खैर है, रिक्वायरमेंट के अंदर लिखना जरूरी है अगर आपने राउंडिंग की है। ठीक है ओके जी। तो 1 जनवरी 2012 को ओपनिंग बैलेंस है एसेट अकाउंट का ड्रॉट डाउन कितना? 900, 950 है, 900 ऊपर लिखा हुआ है 1000, किस समझ आया? 900 ऊपर 1000, तो 3 सिफर लिखने से टाइम सेव हो गया। और एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट की नेचर क्रेडिट है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड के ऊपर आप ओपनिंग बैलेंस लिखें 1 जनवरी 2012 ब्रॉट डाउन 360,000। ठीक है जी, आपस में बातें मत करें यार, कई बार मना किया इस बात से। अच्छा जी, ये यहाँ पर लिखते ही आपको मार्क्स मिलना शुरू हो चुके हैं। ये मार्क्स मिलेंगे सवाल में। ओपनिंग बैलेंसेस को उठाकर देखो ना, एसेट वाले को डेबिट साइड पे लिखा, कंडक्शन को क्रेडिट साइड पे लिखा, ये भी कॉन्सेप्ट ही था, इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। 180 की परचेज 1 मई 12 को, 130 की परचेज 1 अगस्त 12 को, दोनों हमारे साल में ही है। तो एंट्री करवाओ पहली, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। पास होने वालों ने एंट्री बोली एसेट डेबिट कितने से? 180 से एसेट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट 1/5/12। ठीक है, और सेकंड एडिशन कितने का है? 130,000 का, 81,000 का। किस दिन? 1 अगस्त 12 पे। एंट्री बोले एसेट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट 1 अगस्त 2012। ठीक है, कहानी खत्म। एसेट अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। रेट ऑफ डेप्शन 20% है, सीधी लकीर। तो डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑन ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स मौजूद हैं, इसलिए फिर स्टेप 1 में ओपनिंग आएगा। हालांकि अब पहले तक क्या हो रहा था कि पहले साल में ओपनिंग एसेट्स पे कुछ नहीं आता था, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर से स्टार्ट होता था। अब ऐसा नहीं है, पता नहीं बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, कब से ये एसेट्स चले आ रहे हैं, हमें इससे क्या। ओपनिंग एसेट्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट हमें चाहिए, रेट लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो क्या फॉर्मूला है हमारा? ओपनिंग कॉस्ट को हम पकड़ लेते हैं, हम ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स के ऊपर हम लगा देते हैं रेट। ठीक है जी, अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल ढूंढने के लिए किधर चल पड़ेंगे? कहीं नहीं जाना भाई, यहीं रहना है। अकाउंट के अंदर लिख तो आए हैं एक बार जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स पड़ी है 900 के ऊपर लगा देंगे 20%, 10% ही नहीं होता हमेशा। ठीक है ना, इंटू मैंने 10 लिख दिया, 20%, आंसर इज 180। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी? ओपनिंग एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। उसके बाद एडिशन है, तो ऑन एडिशन 180 वाला एडिशन हुआ। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, मैंने आज लिखना 0 छोड़ दिया है। लेकिन ये ना हो कि 2 दिन बाद अगले हफ्ते टेस्ट आए, रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन हो, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, आप भी भूले पड़े हो। टाइम बचाने के लिए लिखना छोड़ दिया है, वरना स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट ओवर लाइफ, ये है फॉर्मूला, याद रखना। ठीक है, सवाल में गिवन नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, ना ओपनिंग के साथ लिखा, ठीक है, और ना ही एडिशंस के साथ अब लिख रहा हूँ, -0 नहीं कर रहा मैं। ठीक है जी, तो 180 इंटू 20% इंटू 8/12। 8/12 क्यों? यकम मई को आया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 4 महीने नहीं था, तो फिर इस साल में 8 महीने रहा हमारे पास जी, 24। उसके बाद 130 है इंटू 20% है, ये आया है यकम अगस्त को, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5/12। 10.80 कर लें। वैसे तो मैं 11 कर लेता, लेकिन चूंकि आप लोगों ने सोल्यूशन चेक करना है और बच्चों ने 1000 में क्वेश्चन नहीं किया हुआ होगा, तो करीब करीब फिगर आ जाए इसलिए, वरना राउंड कर लिया करेंगे। 10.5 या उससे ऊपर फिगर है तो 11 कर लो, 10.5 से नीचे नीचे है तो 10 कर लो, राउंड अप राउंड डाउन कर लिया करेंगे, लेकिन अभी रहने दो आज फिलहाल ऐसे ही। ठीक है,
ओके जी, टोटल है तो एक बार बता दो 214। अच्छा ये सिर्फ दो नहीं है ना, ऊपर वाली भी डेप्शन है, तो 214.8 ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है फॉर द ईयर एंडेड। ओहो मैं लिखना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ओके तो ये मैंने 31 दिसंबर 2012 के साल की डेप्शन निकाल ली। आप डेप्शन की एंट्री बोलें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। दिमाग में डेप्शन एक्सपेंस को डेबिट करो और एक्यूमुलेटेड डेप्शन को क्रेडिट कर दो। 214.8 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वर्किंग 1 31/12/12। ठीक हो गया जी। बस ये अब आप ही बनाए, नीचे वाले डब्बे, आपका पेपर पास नहीं हो, मेरा तो पास है जी। एसिड का क्लोजिंग बता रहे हैं बच्चे 1210। कैरी डाउन बैलेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर आपने निकाली, यानी 31 दिसंबर 12 पर क्लोजिंग एसिड कितने के पड़े हैं, ये उनकी कॉस्ट है, ठीक है। और 31 दिसंबर 12 पर इन एसिड्स की वैल्यू में कितनी कमी आ चुकी है जो इकट्ठी करके हमने इस पर रखी हुई है, 564.8। ठीक हो गया। अच्छा अब रिक्वायरमेंट में उसने 12 और 13 2 साल के अकाउंट्स मांग लिए थे, गलती से शायद लिखा रहेगा, 13 में तो एडिशन ही कोई नहीं है, तो 13 के तो अकाउंट्स बनेंगे ही नहीं। एसेट तो हैं पड़े, उनमें कोई चेंज नहीं सही, वो वैसे के वैसे पड़े हुए तो नज़र आएंगे, और उन पे डेप्रीसिएशन तो चार्ज होगी, डेप्रीसिएशन का बैलेंस तो चेंज होगा, बिल्कुल बन सकता है 13 का अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाने का अमल होता है, ठीक है। तो यकम जनवरी 13 पर ब्रॉड डाउन आ गया 1210, यकम जनवरी 13 पर इधर ब्रॉड डाउन आ गया 564.8। एसिड में कोई चेंज नहीं है, पर डेप्रीसिएशन तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम जब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 डेप्रीसिएशन निकालने लगेंगे, तो कोई एडिशन नहीं है, डिस्पोजल तो वैसे अभी इस सवाल के बाद पढ़ना है, सिर्फ ओपनिंग एसिड्स पड़े हैं, एडिशन कोई नहीं हुआ, उन पे डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे ऑन ओपनिंग एसिड। और इनके लिए हमें क्या चाहिए होती है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड जो हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड में जौन सा मर्जी साल हो, हम डेप्रीसिएशन को निकालने के लिए रेट को कॉस्ट पे लगाते हैं। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे और ढूंढेंगे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे हाँ वहाँ पे 12 की गिवन होगी, एडिशंस को ऐड करेंगे, एडिशंस को लेस करेंगे, डिस्पोजल्स को, फिर बेवकूफ़ थोड़ेंगे हम, पागल थोड़े ही हैं, कहीं हम पागल थोड़े ही हैं। ये मौजूद है आपके पास ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है। तो 1210 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स इनटू रेट। फ्रैक्शन कितना लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाना, यहाँ पे हमने क्या उसूल कल बनाया था, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन है। क्यों, यहाँ पर सिर्फ वो एसिड्स लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास पड़े, जो इस साल में पहले दिन नहीं थे और ड्यूरिंग द ईयर खरीदे वो एडिशंस में आते हैं, अगले साल पे वो भी ओपनिंग में चले जाते हैं, और जो ओपनिंग में पड़े होंगे अभी थोड़ी देर बाद और क्लोजिंग से पहले बिक जाएंगे, वो भी यहाँ से निकाल दिया करेंगे। यहाँ सिर्फ उन्हीं एसिड्स को छोड़ना है जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो 242 कोई एडिशन, चलो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका फॉर्मेट पूरा हो जाए, थोड़ा सा तसल्ली हो जाए आपकी, एडिशन हैं ही नहीं, कोई एडिशन नहीं है, तो फिर इस साल का कोई एडिशन नहीं है, तो इस साल एडिशन की कोई डेप्शन नहीं है, जो पिछले साल के एडिशन थे वो ओपनिंग में आ गए, उन पर डेप्रिसिएशन का रेट भी लग चुका हो, ठीक है। तो टोटल फिर क्या आ गया जी, 242। एंट्री बोल दीजिए, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 242 से ये जनाब 13 वाले साल की डेप्रीसिएशन आ गई। और अब बैलेंसेस करता हूँ, इनको क्लोज कर लें अकाउंट्स को। तो एसिड का अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा वही 1210, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, जबकि एक्यूमुलेटेड का अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया है, क्योंकि इस साल की डिडक्शन चालू हुई है 80.8, ठीक है। चलो इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट भी बना देते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं बाहर,
कभी मैं नाम भी लिखूँ तो एक्सपेक्ट ही होते हैं। और 13, 12 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 214.8 242। ये देखो, ना इस 350 को उठाया मैंने, ना इस 564 को उठाया, ना 564 को उठाया, ना 806 को उठाया, क्योंकि डेफिनेट एक्सपेंस फॉर द ईयर की ये फिगर आती है। तो प्रॉफिट लॉस में ये फिगर जा रही है, ठीक है। हाँ, बैलेंस शीट बनाते हुए आपने बैलेंस शीट के एक्सपेक्ट बनाते हुए आपने क्लोजिंग बैलेंसेस लेने होते हैं, और ये एज ऑन बनती है, तो इसलिए एज ऑन बैलेंसेस उठेंगे। 13 और 12 की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में एसेट्स नज़र आएगा 1210 पर दोनों साल में, ठीक है। लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले साल के एंड पे एक्यूमुलेशन है 564.8 और दूसरे साल के एंड पे है 806.8, ठीक है जी। और बुक वैल्यू आप निकाल लेंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया था? अटेम्प्ट, यकीन माने पिछली क्लास में, मेरा यकीन करें, मैं रोज़े से मजाक में भी झूठ वैसे बोलना चाहिए, पूरी क्लास ने अटेम्प्ट किया होगा सवाल। आपकी आधी क्लास ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा सवाल। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया? हाथ खड़ा करें। नहीं किया वाले, नहीं किया वाले। अब ये हाथ खड़े नहीं हो सकते, किए वाले में भी नहीं। तो तुसी कौन है जो मैं करके ना कर, मैंने अटेम्प्ट किया है कि बात की है, सही करने की बात नहीं कर रहा। मैं सवाल दोबारा करता हूँ, कितने बच्चों ने इस सवाल को अटेम्प्ट किया था? ये पास होने वालों के हाथ देख लो भाई, बाद में ना हाथ खड़े दो। अच्छा, कितने बच्चों का बिल्कुल सही हो गया था? कितने बच्चों की गलतियां आई हैं? अच्छा, हाथ खड़े रखिएगा, हाथ खड़े रखिएगा। क्या गलती आई भाई? गलती शेयर करें यहाँ। अच्छा ठीक है, यानी कि आप एक्शन एक्सपेंस यहाँ पे क्लोजिंग ले गए थे। ये गलतियाँ शेयर करते हैं हम आपस में जी। चार्ज नहीं की थी जी बेटा, इधर क्या क्या मिस्टेक? ब्रॉड डाउन नहीं लिखा था, चलो जान चुकी हैं जी। कैलकुलेशन मिस्टेक, मंथ्स वगैरह आगे पीछे हो गया, और इधर और अब चले, आसान बात थी, वैसे मुश्किल नहीं थी। कहे तो लाजमी है, अभी तो मैं कह रहा हूँ लाजमी है, क्योंकि अभी सीख रहे हैं ना। अभी हम बुज़दार साहब की तरह ट्रेनिंग पे है ना। अच्छा जी, एक छोटा सवाल रह भी गया था यहाँ पे, कासिम वाला। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, ज़रा उस तरफ हमें भाई रखिए 1 मिनट। किसी ने पिक्चर लेनी है तो ले लें, हाइब्रिड वाले भी, ऑनलाइन वाले भी। नोट शोट करने का टाइम कोई नहीं है, ये आप करके आए थे, पिक्चर लें इसकी, और अगर गलती पता लग गई है तो पिक्चर भी ना लें, दोबारा से घर पे ट्राई करें, बस सवाल हो जाए। ये सवाल ज़्यादा अच्छा था, दूसरा सवाल देखे को ज़रा भी अच्छा नहीं था, क्यों? उसका सोल्यूशन मौजूद था। वो कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया है? दूसरा सवाल होमवर्क वाला, इससे अगला सवाल, वो कितनों का सही है? तो सबका ही सही होगा। अच्छा जी, लें ग्रामीण हाइब्रिड वाले कितने बच्चे अटेम्प्ट करके आए थे, जरा दोबारा बता दें मुझे। आपके हाइब्रिड के हालात फिर कुछ बेहतर है इस क्लास, आपका तो हाल ही में। सब कुछ लिखेंगे बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 13 लिख देंगे, और फिर कंपैरेटिव 12 में होता ही है। क्वेश्चन ये स्टूडेंट का कि हम जब इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट लिखें तो फॉर द ईयर एंडेड 13 नहीं लिखना, क्योंकि 13 भी है 12 भी है। तो भाई अगर 13 के साल में खड़े हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो फॉर द ईयर एंडेड 13 ही लिखते हैं। 12 का कंपैरेटिव लाजमी उसके साथ वैसे ही आ रहा होता है, उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हेडिंग में 13 12 ठीक है चलेगा। बहरहाल कोई बारीकियों में जाने की जरूरत फिलहाल, आप मैंने तो लिखा ही कुछ नहीं, बस 13 12 लिख दिया। लिखना तो सीख लो, बाकी ये क्लैरिकल प्रॉब्लम हल कर लेंगे। ये अगर फीमेल स्टूडेंट्स ने बातें कर ली हो तो मैं आगे पढ़ाना शुरू करूँ। ये फर्स्ट रो में फीमेल स्टूडेंट बैठे, अगर आपकी ज़्यादा मैं पढ़ाना शुरू करूँ। ये 1 2 3 4 5, ये ग्रीन शर्ट अगर आपकी ज़्यादा तो पढ़ाऊँगा आगे। अच्छा, ये हाइब्रिड में बच्चे बोल तो नहीं रहे आपस में? बोल रहे हैं जो उन्हें खड़ा कर दो, रेड शर्ट वाले मॉनिटर भाई नहीं बोल रहे, बहुत अच्छे बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन ये कल रह गया था, इसको भी देख लें। मिस्टर कासिम परचेज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन के यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने आपको पहले दिन कहा था डेप्रिसिएशन की एंट्री करवाते हुए कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट भी एंट्री ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड एसेट क्रेडिट की एंट्री भी सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही हमारे सिलेबस में हैं, दोनों ही करना सीखेंगे, दोनों से ही परिचय में आ सकता है सवाल। लेकिन इन दोनों में से जो पहले सीखना शुरू की है वो बेटर प्रेजेंटेशन है। वो क्या है जी? बेटर प्रेजेंटेशन, उसकी वजह से हो जाती है। ये चीज़ प्रूव करनी है इस छोटे से सवाल से। तो ये सवाल मैंने क्विकली पिछली क्लास के अंदर यहीं पर ही सॉल्व कर लिया था ताकि आपको दिखाया जा सके। बहरहाल सवाल इतना सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। यकम जनवरी 10 को कासिम ने 90 रुपये का कैसेट खरीदा, लाइफ इसकी 3 साल है और ईयर एंड 31 दिसंबर है। अगर सवाल खामोश तो स्ट्रेट लाइन लगता है ना। अब 90 एसिड की कॉस्ट है 90। भाई ये लिखना बंद कर दो, वाइट शर्ट वाले बस कर दो यार, क्या लिखी जा रहे हो? इंसान बन जाओ, कोशिश तो कर लो। 90 रुपये ऐसा छुपो मत, पीछे ना छुपो मत, सामने रहो, कोई ना कोई आंख मिलाते रहो मेरे साथ। क्यों? इस काबिल नहीं रहे तुम। आई कांटेक्ट ना मिस किया करें बेटा, किसी के पीछे ना छुपा करें, मुझे अजीब सी तंगी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, 90 रुपये का एसेट है, कॉस्ट है उसकी, और यूजफुल लाइफ है उसकी 3 साल। तो इसका मतलब हर साल की डिडक्शन कितनी बनेगी? 30 रुपये, 90/3 30 रुपये। ठीक है, अब मैं आपके साथ दोनों तरह की एंट्रीज करके अकाउंट्स बनाता हूँ और एक्सट्रैक्ट्स शेयर करता हूँ। ठीक है, किधर गया था? हाँ, ये सिंपल सा अकाउंट बनेंगे। ठीक है, सिंपल से अकाउंट बनेंगे। ओपनिंग कुछ नहीं था यकम जनवरी 10 को, ये एंड पे तस्वीर बना लेना एक ही बार, ठीक है ना, सारे की। यकम जनवरी 10 को ओपनिंग कुछ नहीं था, फिर 90 रुपये का एसेट खरीदा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। इस साल के डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री एसेट अकाउंट में ही की, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर की, इसीलिए एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? एट कॉस्ट। और चेक करो हर साल वो कॉस्ट ही शो कर रहा है, 90 कॉस्ट थी ना एसेट की, ठीक है, जो 90 रुपये का था। ठीक है, अच्छा, अब डेप्शन की एंट्री हमने की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब एसेट का क्लोजिंग आ गया 90 और क्लोजिंग आ गया 30। अगले साल ये ओपनिंग बने 30 और 90, एसेट तो कोई नया खरीदा नहीं, वही 90 क्लोजिंग बन गया। डेप्शन की एंट्री हुई, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30 आ गया। ठीक है, ये 60 पे पहुंच गया, वो 90 ही है। अगला साल तीसरा, फिर ओपनिंग बने, तो समझ आ रही है? तो बहुत से भी ज़्यादा से असल में सवाल यहाँ पे करवाना मकसद ही नहीं, मकसद वो छोटी सी बात सिर्फ प्रूव करना है कि क्यों मैं इसको बेटर प्रेजेंटेशन कह रहा हूँ, बस इसलिए ये सवाल मैंने लिखा हुआ था। ये ऐसे 2-4 मिनट में करना था पिछली क्लास में, बस नहीं हो सका, भारत अभी हो रहा है। ठीक है, तीसरे साल में यही ओपनिंग बना, डेप्शन की एंट्री 30 की पड़ी और 90 ही कॉस्ट है, 90 ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई, यानी ये एसेट इस दिन क्या हो गया? फुली डेप्रिशिएट हो गया। ये तो बताया हुआ पहले आपको। अब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो वो कुछ इस तरह के बनेंगे। 10, 11, 12, एसेट की कॉस्ट 90 90 90 नजर आ रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30, 60 और 90 एंड तक नजर आ रहा है, नजर आ रहा है सबको? अच्छा, और बुक वैल्यू आ गई 60, 30 और 0। जिस वक्त ये 0 आई है तो उस वक्त हमने कहा ये एसेट क्या हो गया? फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया। ये पहले ही बताया हुआ है आपको, बात की हुई है। इस एसेट को आगे 13 के बाद 12 के बाद 13, 14, 15 जितने साल मर्जी चला सकते हो आप, माना कोई नहीं कहेगा आपको, कहे कि जी फुली डेप्रिशिएट हो गया। आप भाई फुली डेप्रिशिएट हो गया तो क्या चीख मार के रात को जो है टूट फूट गया? रात को सोए हुए थे आप, आपके व्हीकल गाड़ी जब एक चीख के बाद बाहर निकले तो गाड़ी के टायर कहीं पड़े, दरवाजे कहीं पड़े, क्यों जी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई है? ऐसे थोड़ी है। आपने एक अंदाजा लगाया था कि 3 साल इस्तेमाल करना है, तीसरे साल के एंड पे एसेट की हालत बेहतरीन है, तो क्या आपको पागल डॉगी ने काटा हुआ है कि आप नया जाके खरीद लोगे? चला ही जाओगे बस, उसको मजीद डेप्रिशिएट करने की इजाजत नहीं है। ये बात मैंने आपके साथ की थी। ठीक है, तो दिस इज फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, क्योंकि इसका मतलब मैंने कहा था फुली डेप्रिशिएटेड एसेट क्या होता है? जब एसेट की कॉस्ट बराबर हो जाए उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 90 या उसकी बुक वैल्यू हो जाए 0। तो ऐसे एसेट को हम यूज कर सकते हैं 13 ऑनवर्ड्स, 12 में तो यूज हो गया ना, 13 और ऑनवर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट इट विल नॉट बी फर्दर डेप्रिशिएटेड। ये सारी बातें हुई थी, लेकिन यहाँ पे बात हुई कि दोबारा आगे तो मैंने कर दी। अब ये वाला अकाउंट अगर अलग रखें, ठीक है, तो हमारे एक्सट्रैक्ट कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब अगर ठहर जा, एक ही बात तस्वीर बना दूंगा ना, अभी समझ तो ले चले। अब अगर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और एसेट के अकाउंट में ही चूंकि कमी आ रही होगी तो एसेट का अकाउंट कॉस्ट नहीं शो करेगा, बल्कि हर ईयर एंड पे वो बुक वैल्यू ही शो कर रहा होगा, क्योंकि उसमें से डेप्शन तो माइनस होती जा रही होगी। ठीक है, तो ये वाला अगर अकाउंट बनाए तो ये इस तरह बनेगा। ये कम 10 पे एसेट, इस तरह का अकाउंट आगे जाके बनाएंगे भी सही। हम एक लेक्चर इसके ऊपर हमने आगे लगाना है, ये 5 मिनट में नहीं बस करवा रहा, ये पूरा एक लेक्चर लगाएंगे, 1-2 भी लग सकते हैं, लेकिन एक लाजमी लगाना है। ठीक है ना, बहरहाल हम उसको कहेंगे एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे बनाना, प्रिपेयरिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू, वो करेंगे। अभी नहीं, अभी अच्छी वाली प्रेजेंटेशन पहले सीखेंगे। बहरहाल आज प्रूफ तो कर लें ताकि ये तंगी दिमाग में से निकले कि क्यों करते हैं ये काम, जब वो आसान वाली एंट्री है। आसान तो एंट्री है ना ये वाली, ठीक, अकाउंट से भी जान चुके, ये आसान काम है, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन ये नहीं है, वो दूसरा है।
ठीक है ना। बहरहाल जैसे सवाल कहेगा पर्चे में, हम तो वही काम करेंगे, सीखने तो दोनों ही हैं हमें। एसेट खरीदा, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, एंट्री में कोई चेंज नहीं। डेप्रिसिएशन की एंट्री 30 रुपये की जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी हमने 30 रुपये। तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया? अभी तो देखो ढूंढ रहे हो आप, ढूंढ रहे हो, कहीं पे आपको अकोमोडेशन का अकाउंट मिल ही नहीं रहा, मुझे तो वापस ये नहीं मिल रहा। ठीक है, तो एसेट का अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है, कोई एक्यूमुलेशन का अकाउंट का वजूद ही नहीं, क्योंकि एसेट की डेप्शन की एंट्री हमने वहीं पे कर दी। अब ये 60 ओपनिंग बना 11 में, और डेप्शन 30 की 11 की रिकॉर्ड हुई इसी अकाउंट में, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, और 11 क्लोजिंग आ गया 30। 12 में ये 30 ओपनिंग बना, 12 की एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट यहीं पर हुई, और 12 का क्लोजिंग आ गया 0। ठीक है, अब अगर इस अप्रोच से एसेट अकाउंट बनाया है और बैलेंस शीट हमने बनाई है, तो उसके अंदर नॉन करंट एसेट्स हमें नजर आ रहा है 10 में 60 के एसेट्स थे, 11 में 30 के। देखो लेजर्स यूजर के सामने नहीं जाते होते, ये याद रखना। लेजर्स आपकी वर्किंग है, ट्रायल भी यूजर्स के सामने हम नहीं भेजते होते। यूजर के सामने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो यूजर देख रहा है बैलेंस शीट को, तो क्या कह रहा है कि 10 में 60 रुपए के एसेट्स थे, 11 में 30 के थे, 12 में एसेट्स ही नहीं है। यही वाला यूजर अगर ऐसी बैलेंस शीट देखता है तो क्या कहता है कि 10 में भी एसेट्स थे, 11 में भी थे, 12 में भी हैं, 12 में 90 के एसेट्स पड़े हैं, लेकिन वो 90 के एसेट्स पूरे के पूरे डेप्रिशिएट हो गए हैं, बुक वैल्यू उनकी 0 है। अब ये पूरी कहानी बता रहा है। ऐसा बिजनेस कहाँ होता है जिसमें एसेट्स ही ना हो? तो ये बड़ी अजीब सी जो है वो कहानी सुना रही थी, ये अप्रोच कि एसेट्स ही नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, एसेट्स तो मौजूद हैं, पूरे डेप्रिशिएट हो गए, उनकी बुक वैल्यू 0 है। तो एसेट कॉस्ट के अंदर कॉस्ट शो कर रहा है, एक्यूमुलेशन के अंदर एक्यूमुलेशन नजर आ रही है, और बुक वैल्यू 0 है। इसलिए एंट्री करना एक्यूमुलेशन के अंदर क्रेडिट, ये ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है। बाकी दोनों ही सही हैं, दोनों ही यूज़ होती हैं, दोनों ही पर्चे में आ सकती हैं, दोनों के पास पेपर्स हमारे सामने होंगे, लेकिन इसके ज़रा कम ही होंगे। ठीक है, ओके, ये बात समझ आ गई। अब आप पिक्ट्यूरे लेना चाहें तो ले लें। ये पिक्ट्यूरे सही नज़र आ जाएगी, या अलग अलग करके दोनों का बताऊँ? मेरे ख्याल में ना ये ज़्यादा बेहतर है। एक मिनट है जो फाइनल वर्जन ऐसे, ये ठीक है, अब कुछ बेहतर है, बल्कि ये थोड़ा और बेहतर होता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये देखें जी, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, 90 कॉस्ट नजर आई। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, 60 30 सिफर बुक वैल्यू शो कर रहा है। ये है फर्क। ठीक है, जी हाइब्रिड में एक दो बच्चे की तस्वीर खींच रहे हैं, नहीं नजर आ रहा बेटा? ये सेकंड रो में स्टूडेंट बैठेंगी। ये नीचे वाली बात जो मैंने लिखी है, ये बस देखनी है, देख लें, ये बस पहले पता ही है आपको वैसे। अच्छा जी, ये ना मिटा दो, डेप्शन एक्सपेंस की हेडिंग रहने देना, ऐसे इन्वेस्टमेंट के लेजर रहने देना, बीच वाला सामान सारा मिटा दो और एक्सपेंस भी मिटा दो। अच्छा जी, अब मेरा आपसे सवाल, आप छोड़ दें जी, मिट जाएगा। मेरा आपसे सवाल है, उनका कोई सवाल नहीं है। यार मैं निकाल ना दूँ तुम्हें क्लास से उस्ताद जी, क्या ख्याल है? हाँ, तुम चुप आती नहीं यार, 3 दिन से मैं तुम्हें कही जा रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स, माफ़ी 2-3 बार होती है। अब रमज़ान के अंदर तुम इतनी मुश्किल से क्लास पढ़ने आए हो, मुझे मुनासिब भी नहीं लग रहा क्लास से निकाल दो, मत बोला करो साथ साथ। अच्छा, मैं सवाल आपसे करने लगा था, रट्टा मुझे ऐसे कहते हो ना, मुझे रट्टा भूल जाता है, मैं रट्टा लगा के आया होता हूँ। अजीब लोग हो यार तुम लोग भी, उस्ताद को रट्टा बुला देते हो। अच्छा जी सुने, अकाउंटेंट बन के नहीं सोचना, मैंगो मैन बन के सोचना है, आम आदमी बन के सोचना है। ठीक है, एक आम आदमी अगर कोई अपना एसेट बेचे, अभी सामने होकर बैठो ना, अभी चुप क्यों रहे उसके पीछे, सामने होकर बैठो ना, मुझे नजर आओ। नहीं नहीं मत लिखो, क्यों लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो तुम? लिखने को कहा है कुछ? सामने होकर बैठो, मेरे सामने होकर बैठो, सामने ऐसे आंखों से आंखें मिलाओ। ऐसी कौन सी शर्म आ गई अब तुम्हें? बोलते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कहाँ से आए हो पढ़ने? लाहौर से। अच्छा, बचत होगी तुम्हारी कुछ। अच्छा जी सुने 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 सुने, एक आम आदमी अगर एक एसेट बेचता है तो उसके बारे में वो कौन कौन सी बातें बता सकता है? एक आम आदमी, अकाउंटेंट मत बनना, एक्यूमुलेशन डेप्शन ऐसी बातें ना करना मेरे साथ, ठीक है ना? नहीं क्वालिटीज नहीं, मतलब थोड़ी बहुत बातें तो रुपीस की करो ना।
चार बातें तो कम से कम वो बंदा बता सकता है, सादा सी चार बातें। मैंने ये एसेट इतने रुपए का खरीदा था, इस दिन खरीदा था, इस दिन फलां तारीख को, इतने का बेचा है, इस दिन बेचा है। तो ये चार चीज़ें एक आम आदमी अपने एसेट के बारे में बता सकता है जिसको वो बेच रहा हो। डेट ऑफ परचेज, खरीदा किस दिन था, कॉस्ट कितने का खरीदा था, डेट ऑफ सेल किस दिन बेचा, और सेल प्रोसीड्स भी कहते हैं इसको, रुपीज़ जो रिसीव हुए हैं आपको, ठीक है, सेल प्रोसीड्स कितने पैसे आए। ये चार बातें आपको बता सकता है कोई भी आदमी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसी ही बात है। आज हमारा ये लेक्चर नंबर कौन सा है, ये 16 का हैंड आउट है आपके सामने। इसमें मैंने फिलहाल ये लेक्चर 14 को ना 15 कर लें। ये आपके सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एहसान वाला सवाल हमारे लेक्चर 15 का होमवर्क था, ये गलती से मैंने 14 लिख दिया है। सॉल्व लेक्चर 14 होमवर्क क्वेश्चन लिखा हुआ है ना मिस्टर एहसान, इसको ना होम लेक्चर 14 को काट के 15 कर दें, तो गलती से 14 लिख दिया मैंने, अभी जो किया सवाल थोड़ी देर पहले उस तरफ नोट किया हुआ था। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट हम स्टार्ट कर रहे हैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। आज इसको सिखाऊंगा, पूरा नहीं, लेकिन मेन काम आज सीख लेंगे जो टेक्निकल काम है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत इसके ऊपर कल बात करके मजीद प्रैक्टिस करेंगे इसकी कल भी, और कल फिर इंशाल्लाह हम दूसरा मेथड ऑफ डेप्शन स्टार्ट कर देंगे। परसों फिर उसकी प्रैक्टिस करते हुए, परसों उसके डिस्पोजल को करते हुए फिर आगे निकल जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हर रोज़ अब कुछ ना कुछ नया सीख रहे होना है हमने, तो इसलिए आपको अपनी टोज़ पे रहना पड़ेगा, रोज़ का काम रोज़ करना पड़ेगा, छुट्टी से परहेज़ करना पड़ेगा, फिर ही फ़ायदा होगा। कोई एक दो क्लासें भी मिस हो गई तो फिर आपका वो कड़ियाँ जो हैं वो मिल नहीं पा रही होंगी, इसलिए छुट्टी से बिल्कुल परहेज़ करना है, हिम्मत कोशिश करके आपने क्लास में आ जाना है। होमवर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, रमज़ान की वजह से मैंने वो 1.25 घंटे वाली बात से भी मैं थोड़ा सा पीछे आया हूँ, को 1.25 घंटे के ऊपर मैं इत्तफा कर रहा हूँ, आधा घंटा पौना घंटा होमवर्क उसमें हो जाता है आपका, अगर आप नीयत से करें तो, ठीक है। तो आप लोगों ने बस डेली का काम डेली करना ज़रूर है, डेली आना भी ज़रूर है, और टेस्ट के अंदर भी कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, टेस्ट ना देने वालों के साथ जो असर होना है ना एक आध दिन में, जब मैं डिस्कस करूँगा या रिजल्ट आएगा, वो इंशाल्लाह अगली बार जो रह गए हैं वो भी फिर देंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, डिस्पोजल स्टार्ट करते हैं। ज़रा पहले एक बार सवाल पढ़ लें। फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 18। ये तो सिंपल ओपनिंग बैलेंसेज गिवन है, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एडिशंस हैं, डेट ऑफ परचेज है 1 मार्च 18, कॉस्ट 30,000 है, 1 जून 18 कॉस्ट 50,000 है। यहाँ तक तो कोई नई चीज़ नहीं, और मैं पहले सवाल में पुरानी चीज़ें ही करूँगा, जो चेंज वाली चीज़ है सिर्फ उसको मैं एंड पे करूँगा, ठीक है ना। लेकिन नई चीज़ पढ़ तो लें। नई चीज़ है डिटेल ऑफ डिस्पोजल, इसमें वही चार चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई, कि कोई भी आदमी अपने बेचने वाले एसेट के बारे में ये चार चीज़ें बता सकता है कि हमने किस दिन खरीदा था उसको, किस दिन बेच रहे हैं, कितने का खरीदा था और कितने का बिका। ये चार चीज़ें लिखी हैं, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, कॉस्ट और सेल प्रोसीड्स। अच्छा, सेल प्रोसीड्स आज हमारी क्लास में इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ें, प्रिपेयर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट लिखा हुआ है। डिस्पोजल अकाउंट मैंने आज नहीं बनवाना, ठीक है। तो आपने जितने सवाल अभी क्लास वाला करेंगे उसके बाद उसमें भी आपने एक लेजर के लिए जगह छोड़नी है, 3-4 लाइनें खाली छोड़ देनी है, ठीक है। और जितने सवाल आगे 3-4 होमवर्क के अंदर होंगे जिनमें इतना इतना काम करके आना है, जितना मैंने आज करवाना है, उनमें भी आपने एक लेजर की जगह जो है वो छोड़नी है। वो काम बहुत से भी ज़्यादा सिंपल है। मैंने सबसे मुश्किल काम डिस्पोजल का आज आपको करवा देना है, ठीक है ना। आसान काम इसलिए नहीं करवाऊंगा कि बस दिल नहीं कर रहा था पिछली क्लास में, मैंने कहा था ये पक्का कर लें, सिंपल काम ऐसे ही ना लगे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ लिया उन बच्चों को, ठीक है ना। और वैसे भी ज़रा उसको तफसील से बात को समझाते समय टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो अभी अगले 35 मिनट हम सिर्फ डिस्पोजल को सीखेंगे, और उसमें डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जी 10% स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब पहले तो ये देखें कि हमने नई चीज़ के अलावा जितना काम है वो ज़रा देख रहे हैं, उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है उसमें। भाई साहब रुपीज़ एक में डालनी है आपने, अब फिर रुपीज़ सारे लिखे हैं तो 1000 में कर लेता हूँ। पिछली क्लास में मैंने रुपीज़ 1000 में नहीं किया दोस्तों, खैर आखिरी क्लास में कर लेता हूँ ये भी जी। 1 जनवरी 2018 पर ओपनिंग बैलेंसेज आ रहे हैं, तो 1 जनवरी 18 पर एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 300 है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 120, ठीक हो गया। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एडिशंस गिवन है। पहला एडिशन 1 मार्च 18 को है, दूसरा 1 जून 18 को 30 और 50 जी। एंट्री बोलें, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट 30,000 से 30,000 ऊपर 1000 लिखा हुआ है। 1 मार्च 18 पास होने वाले सब बच्चों ने एंट्री बोली, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट एडिशन है जी कितने का, 50,000 का। 1 जून को एंट्री बोलें
एसिड डेबिट कैश। तो बोलवा तो मैं लूंगा ही आपसे यकम जून 18 1/6/18। यहाँ तक कोई नई चीज़ नहीं है अभी तक, देखिए हम। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग देखें तो इसके अंदर ऑन ओपनिंग वाली कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंज आनी है, ठीक है, इसलिए फिलहाल इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अभी बताता हूँ, सारी बात करूँगा। यही नई चीज़ सीखनी है हमने और 2-3 स्टेप देखने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन एडिशन था, वो आज भी वैसे ही एडिशन है। 2 अदद, पहला एडिशन है 30 -0 क्यों नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन में लाजमी है करना, गिवन नहीं है, टाइम बचा हूँ, ठीक है। तो 30 इंटू 10 है, 20 है, 10% है। ये पूरा साल इस्तेमाल होता तो ठीक है, 30 रुपये 3 रुपये डेप्शन ले लेते, लेकिन ये यकम मार्च को आया है, जनवरी फरवरी में हमारे पास था ही नहीं। तो इंटू 10/12 कितना आ गया 2.5, ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट एसिड कितने का है जी, 50 का एडिशन है। 10% इंटू यकम जून को आया है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने, 7/12 2.9 लिख लेते हैं, बस एक डेसिमल तक चलाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक कोई नई चीज़ नहीं है, परेशानी वाली भी कोई बात नहीं है। अब बात शुरू करते हैं डिस्पोजल के ऊपर। अच्छा जी, मेरा ये सवाल है आपसे, फिर एक तो आपसे सवाल बड़े आ रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि जब हम एसिड खरीदते हैं तो बिजनेस में जब यानी एसिड बढ़ता है तो एसिड अकाउंट को हम क्या करते हैं, एसिड अकाउंट को क्या करते हैं। अच्छा, डेबिट नेचर का अकाउंट है, जब भी इसमें बिजनेस के अंदर एसिड ने बढ़ना है तो उसे क्या करेंगे हम, डेबिट, ठीक है। अच्छा, अगर एसिड को हम बेच दें, बिजनेस से निकल जाएगा, चला जाएगा ना। तो अगर एसिड बिजनेस से निकल जाए तो एसिड अकाउंट को क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यानी बिजनेस में अगर एसिड आए तो एसिड अकाउंट क्या होता है, डेबिट, और अगर बिजनेस से एसिड चला जाए तो एसिड अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्वाइट सिंपल। अगला मेरा सवाल, एसिड अकाउंट में जब एसिड आया था तो हमने क्या चीज़ ऐड की थी, डेबिट की थी, उस एसिड की कॉस्ट, कॉस्ट। अब जब ये एसिड जा रहा है तो क्रेडिट भी क्या करेंगे। अच्छा, ये जवाब सही नहीं है वैसे आपका, आपको ये कहना चाहिए था कि क्रेडिट हम वो करेंगे जो उस अकाउंट में पड़ा होगा। वो अलग बात है कि फिलहाल हम जिस अप्रोच पे चल रहे हैं उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्योंकि अलग पड़ी है, तो एसिड अकाउंट में हमेशा एसिड की कॉस्ट ही नज़र आती है। तो जब उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे तो कॉस्ट को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन जब बुक वैल्यू पे एसिड अकाउंट बन रहा हो तो फिर एसिड अकाउंट के अंदर कॉस्ट नहीं पड़ी होती, तो वहाँ जाकर फिर देखेंगे क्या निकालना है, ठीक है ना। ये बात समझ आई है अब। तो आप, हम डिस्पोजल को ना 4 स्टेप्स के अंदर बांटेंगे, वो स्टेप्स में अभी आपको लिखवाता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल मैंने आज सिर्फ 2 मुश्किल वाले स्टेप्स करवा देने हैं, कल बहुत ही आसान वाले 2 स्टेप्स रह जाएंगे, वो कल 2 से 4 मिनट में आपको करवा के फिर उसकी हम प्रैक्टिस मजीद करते रहेंगे कल के दिन में, ठीक है ना। तो पहला स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर एसिड अकाउंट, अगर एसेट हमारे बिजनेस से डिस्पोज हो गया, डी रिकग्नाइज हो गया, चला गया है, तो एसेट अकाउंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। और क्रेडिट किससे करना चाहिए, जो उसमें पड़ा है उसी से क्रेडिट करेंगे। और एसेट अकाउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एसेट की कॉस्ट पड़ी है, अगर एक्यूमुलेशन अलग नजर आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप इस तरह से अपने पास एक हेडिंग बनाएं, स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल, स्टेप्स फॉर डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कुछ भी लिख लें। हाँ, स्टेप 1 लिखें, स्टेप्स फॉर डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट में स्टेप 1 लिखें जी। जबानी बोला स्टेप मैंने पहले, तो वो दोबारा बोलता हूँ। एसेट डिस्पोज हो रहा है ना, बोलो। एसेट के आने पे एसेट अकाउंट को डेबिट किया था, तो एसेट के जाने पे एसेट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। और करेंगे किससे क्रेडिट, जो वहाँ पड़ा होगा, यानी कॉस्ट, ठीक है। तो इसको आप अंग्रेजी में लिख लो स्टेप को, कि वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट। स्टेप 1 क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम एसेट को निकाल के बाहर फेंकेंगे, ठीक है ना। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद, अच्छा इसको बाद में करते, चलो अब ये स्टेप लिख लो पहले पूरा, मैं डेफिनेशन की तरफ पहले आना चाह रहा हूँ, माजरत, ठीक है। पहले लिख लो, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, यानी जो एसेट बिका है उसकी कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे, चला गया ना। तो वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज। अच्छा, ये स्टेप्स की तरफ वापस आते हैं दोबारा। एक चीज़ बड़ी अहम ध्यान में आ गई, ज़रा
लिख भी लेता हूँ बल्कि मैं। स्टेप वन हमने एसेट अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। और जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है, 40,000। जाने वाले एसेट कॉस्ट कितनी है, कब खरीदा था हमने, यकम अक्टूबर 15 पे। चलो स्टेप बाद में लिखते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ, ये एसेट अकाउंट है कौन से साल का, साल। ये एसेट हमने कब खरीदा, 15 में। वो ऊपर 15 में डेबिट हुआ, 15 में क्लोजिंग में आया होगा ये 40, फिर 16 को ओपनिंग बना होगा, फिर 16 में क्लोजिंग में आया होगा, फिर 17 के ओपनिंग में आया होगा, 17 के क्लोजिंग में आया होगा यहाँ करके, और फिर ये 18 के ओपनिंग में भी पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हमने इसको यकम अक्टूबर 15 खरीदा था और 30 जून 18 हमारे इस साल में बेच रहे हैं, तो इस डेट पे तो ये पड़ा हुआ है। इसका मतलब 300 के एसेट्स के अंदर ये 40 भी शामिल है। ये बात समझ आती है। अच्छा, अब ज़रा डेप्रिसिएशन की बात करें तो मुझे ये बताएं, मैंने जुमला लिखवाया था कल वाले में, कल या परसों, कि डेप्रिसिएशन को हम स्टार्ट कब करते हैं, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए। लिखी थी ना लाइन, मैंने कहा था ये मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल करेंगे। तो उसी जगह पे जाके लाइन को बेशक मुकम्मल कर लो। जिन्होंने नहीं लिखी हुई वो दोबारा लिख लें, कोई मसला नहीं है जी। लिखें, डेप्रिसिएशन को हम शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए। ठीक है, इसको कंटिन्यू करें आगे। अब लिखें, और हम डेप्रिसिएशन को रोक देते हैं उस दिन जिस दिन एसेट डिस्पोज हो जाए। और हम डेप्रिसिएशन को रोक देते हैं उस दिन जिस दिन एसेट डिस्पोज हो जाए। स्टैंडर्ड है ना, इसका नाम लिखा हुआ है, डिस्पोजल को कहता है डी रिकग्निशन। स्टैंडर्ड यूँ कहता है, अब मुश्किल अंग्रेजी बोलें तो, कि डेप्रिसिएशन कमेंस हो जाती है जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, और सीज हो जाती है जब एसेट डी रिकग्नाइज हो जाए। लेकिन इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं, सादा बात हमने उर्दू में लिख ली कि डेप्रिसिएशन को हम स्टार्ट करते हैं कब, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, और एंड कर देते हैं कब, जब एसेट डिस्पोज हो जाए। क्योंकि जिस दिन बिजनेस में आया, अवेलेबल फॉर यूज हुआ, उस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिस दिन डिस्पोज हो जाए, बिजनेस से निकल जाएगा, तो बिजनेस से निकलने पर इसकी डेप्रिसिएशन को रोकना भी चाहिए। ठीक है, ये डिस्कशन सुनने के बाद अब मेरा सवाल आपसे, क्या 300 वाले एसेट्स में ये 40 भी पड़ा है, पड़ा है कि नहीं पड़ा, पड़ा है। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, छोड़ो स्टेप्स को, वो देख लेते हैं बाद में, अब उस तरफ आते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, ऑन ओपनिंग एसेट्स। ठीक है, और इसमें हम क्या लिया करते थे, हम लिया करते थे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, ओपी लिख देता हूँ जी। ओपनिंग साथ मत लिखो, मुसीबत ये पड़ी होती है आप लोगों को। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है, 300, ऐसे ही है ना। अगर इस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पर मैं रेट लगाऊं, यानी कितना, 10%, तो फ्रैक्शन तो यहाँ लगाने की इजाज़त है नहीं। ये 40-20 में जो पड़ा हुआ है, जो इस साल पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि 6वें महीने के एंड पे तो हमने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया, तो ये भी सारा साल डेप्रिसिएट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहला सवाल मेरा, क्या ये 300 में पड़ा है 40 का एसेट, क्या 40 वाला एसेट 300 के टोटल एसेट में पड़ा है, पड़ा है। ठीक है, अब क्या 300 वाले एसेट यहाँ पे हम डेप्रिशिएट करते होते हैं, करते होते हैं। क्या हम यहाँ फ्रैक्शन लगाते हैं, नहीं लगाते। अब अगर ये 300 वाले एसेट्स में ये 40 भी पड़ा रह गया, फ्रैक्शन तो यहाँ लगना नहीं है, ये तो सारा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। जबकि हमें इसको सारा साल डेप्रिशिएट करने की इजाज़त नहीं है, इसको तो सिर्फ 6 महीने डेप्रिशिएट करना है। हमें 30 जून पर ये निकल रहा है बिजनेस से, तो यकम जनवरी से 30 जून तक 6 महीने इस्तेमाल हो, तो 6 महीने डेप्रिशिएट हो ना, बात समझो। तो इसका मतलब यहाँ पर चेंज थोड़ी सी आनी थी, वो ये कि इस बार यहाँ पर पूरी बात असल में ये है, मैं पहले दिन लिख रहा था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे हम निकालते हैं ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, यानी कि यहाँ पर डिस्पोजल्स को नहीं लेना, यानी जब ओपनिंग में डिस्पोजल पड़े हों तो उनको ओपनिंग में से निकाल के अलग करके कहीं लेकर जाकर डेप्रिसिएट करेंगे, यहाँ नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब, मतलब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से आपने माइनस कर देनी है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और जो एसेट्स बच जाए उन पर आपने लगाना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बात समझ आएगी किसी हद तक। अब ये ना सोचो फिलहाल कि ये कहाँ गया, ये हम ले जाते हैं अभी, फिलहाल तो सही तो कर लें। ठीक है, तो 300 सारे एसेट्स की कॉस्ट है, इसमें से 40 की कॉस्ट निकाल दो, ये यहाँ पड़ा रहेगा ना, तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ से तो निकालो ना। अब जो बाकी बच गए वो कितने हैं, 260, वो 260 के एसेट्स को 10% लगाकर 26 रुपीज़ डेप्रिसिएशन ले लो, ये बिल्कुल सही है। वो एसेट सारा साल हमारे पास है। यहाँ तक को मसला ये समझ आता है। अब ये जो भाई साहब को हमने अलग किया, तो यहाँ से निकालने पर इसने कहा मुझे क्यों निकाला,
यहां से निकालने पर ये डेप्रिशिएट बिल्कुल ही नहीं हुआ। हमने बिल्कुल ही तो नहीं ना इसको छोड़ देना, इसको यहां से इसलिए निकाला है कि ये पूरे 12 महीने डेप्रिशिएट ना हो, ठीक है ना। इसको यहां से निकाल कर इधर ले आए अलग, ठीक है जी। अलग से इसका सेक्शन बनाए, ऑन डिस्पोजल की हेडिंग में एक नहीं दो भी डिस्पोजल हो सकते हैं, ठीक है। और ये कॉस्ट पकड़े, मौजें हैं, वेव्स हैं, वेव्स लगी हुई हैं, किल करनी है बस आपने। स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो सा मर्जी साल है एसिड की जिंदगी का, रेट में किस पे लगना होता है? बोलो गूंगे हो, कॉस्ट पे। स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट में जो सा मर्जी एसिड की जिंदगी का साल, देखो ना ये एसिड 15 में आया था, तो दूसरा 16 में, 17 में, 18 में, 2-3 साल पुराना एसिड है ये 40,000 वाला एसिड। लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेट ने किस पे लगना है? कॉस्ट पे लगना है, ठीक है। तो 40 इंटू 10%। लेकिन इस साल कितने महीने इस्तेमाल हुआ? यकम जनवरी से स्टार्ट हुआ इस साल में इस्तेमाल होना, और 30 जून तक स्टार्ट होता रहा, तो 6/12 जी 2.0। चलो मेरे को कोई पॉइंट आ रहा है, अच्छा जी 2, ठीक हो गया। टोटल बताओ 33.4 जी, 6 महीने की डेट जी। बताएं ये 33.4 की एंट्री क्या बनती है? 31 दिसंबर 18 पर डेप्रीशिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन क्रेडिट 33.4, ठीक हो गया। ये समझ आता है? ये मुश्किल था या आसान? अच्छा अब ये देखो, बात ज़रा ध्यान से सुनते रहो, बातें आराम आराम से लगाऊंगा मैं, कोई इतना काम भी नहीं आज करवा रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ना असल में। यहाँ पर अगर आज थोड़ा सा टाइम लगा लूँगा तो आगे पूरा सेशन मेरा टाइम बचता रहेगा। यहाँ मैं थोड़ी तेज़ी दिखा रहा हूँ तो फिर पूरा सेशन जब भी डिस्पोजल आएगा मैं बैठा हूँ उठा के, पता नहीं समझ नहीं आ रही, ठीक है। इसलिए आप भी तसल्ली से सीखें, लेकिन घर पर मेहनत जरूर करनी है आपने, इतनी कहूँ। 40 वाला एसिड इस 300 में पड़ा है। इस 40 वाले एसिड की सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन इस 120 में पड़ी है। सारी बात नहीं, आप मान लेते हो, जिसे सोचा भी करते हैं थोड़ा सा, सोचने से दिमाग बढ़ता है। माना एसिड तो सारे का सारा इस 300 में पड़ा है, लेकिन इस 40 वाले एसिड की सारी डेप्रीसिएशन 120 में नहीं पड़ी हुई। अभी अभी तो 2 रुपए की डेप्रीसिएशन इस साल की 6 महीनों की चार्ज की है, इस 33 में भी पड़ी है। कहने का मकसद ये है कि इसकी 15 वाले साल की डेप्रीसिएशन, 16 वाले साल की, 17 वाले साल की, वो तो 120 में पड़ी थी। 18 वाले साल के 6 महीनों की डेप्रीसिएशन इस 33 में आ गई, तो इस एसिड की हमारे पास पूरी जिंदगी की डेप्रीसिएशन यहाँ पर इकट्ठी यहाँ पर होकर आ रही है। कोई 2 साल कुछ महीनों की इधर पड़ी है और 6 महीनों की इधर पड़ी है, तो इस एसिड की सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन भी अब कह सकता हूं इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुकी है। कह सकता हूं मैं? सही है ना। देखो इस एसिड, जाने वाले एसिड की कॉस्ट 40 की 40 यहाँ पर डेबिटेड है कि नहीं है? कहाँ पड़ी है? वो 15 में डेबिट हुई थी, उसके बाद क्लोजिंग में ओपनिंग यहाँ पर आई पड़ी है। तो कह सकता हूं कि ये जाने वाले एसिड की 40 रुपए की कॉस्ट जो है वो एसिड अकाउंट में डेबिटेड है। अगली बात, ये जो 40 वाला एसिड है इसकी यकम अक्टूबर 15 से डेट ऑफ पैदाइश है, इसकी डेट ऑफ पैदाइश यकम अक्टूबर 15 से 30 जून 18 तक की डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। ये बात समझ आ गई? किसको समझ नहीं आई मैं दोबारा बोलूँ? सबसे अहम बात है, हो गई है, दोबारा तो नहीं की बेटा। किसमें बेटा? 120 में। एक मिनट उसको सवाल करना, बारी बारी करो जी। 120 में यकम जनवरी 18 तक की डेप्रिसिएशन है, 30 जून 18 तक के ये 6 महीने इस साल वाले, वो तो इधर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आएगी ना। हाँ जी, और कोई सवाल? जी मैं फिर आखिरी बार बोल रहा हूँ, सबसे अहम बात यही है, मैं ये कह रहा हूँ 40 रुपए एसेट की कॉस्ट, जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है? 40। क्या वो एसेट अकाउंट में डेबिटेड है? बिल्कुल। इस जाने वाले एसेट की तारीख पैदाइश से तारीख वफात तक यकम अक्टूबर 15 से 30 जून 18 तक सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर क्रेडिटेड है। इज ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम डिस्पोजल की वापस शुरू, ठीक है। अब मैंने कहा हमने इस एसेट को क्या करना है? डिस्पोज। अगर इस एसेट को डिस्पोज करना है तो इस एसेट ने हमारे बिजनेस से निकलना है, ठीक है। तो एसेट अकाउंट में इसकी कॉस्ट पड़ी, उस कॉस्ट को निकाल के बाहर फेंक देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसकी सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन पड़ी है, उस सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे। कहाँ फेंकेंगे? डस्टबिन में फेंकेंगे, और डस्टबिन कल बनानी है, ठीक है ना। फिलहाल उसको नहीं सोचना, इन अकाउंट्स में से निकालना है फिलहाल। ओके सही।
तो स्टेप 1 मैंने यही तो लिखवाया था कि एसेट अगर चला गया है तो हम क्या करेंगे। हमने कहा स्टेप 1 में हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इधर देखो, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, जो कितनी है 40। ये जनाब 40 क्रेडिट हो गया। डेबिट कहाँ करना है इसको, ये इंशाल्लाह कल बताऊंगा। डेट लिख लेते हैं 30 जून 2018। स्टेप 1 हो गया, हो गया। ऐसे करके देख लो, स्टेप 1 हो गया। राइट साइड लाइन वाले हैं। अच्छा जी, स्टेप 2। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा एसेट अकाउंट को जाने वाले से कॉस्ट, यानी एसेट को निकालो बिजनेस से। तो एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट पड़ी थी, वो निकाल ली। एक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट में उसकी सारी एक्यूमुलेशन पड़ी है, वो भी निकालनी है। एसेट अकाउंट की नेचर क्या है, डेबिट। एसेट अकाउंट की नेचर क्या है, डेबिट। तो वहां से कुछ निकालने के लिए क्या करना पड़ा, क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट की नेचर क्या है, क्रेडिट। यहां से कुछ निकालना तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो इसका मतलब हम स्टेप 2 के अंदर इस जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसे एक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट में कर देंगे डेबिट। ठीक है। अच्छा, तो स्टेप 2 लिखें, पहले लिखें, फिर कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। लिखें, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्डेप अकाउंट लिखना, जरा शॉर्ट लिख दिया थोड़ा सा। वी विल डेबिट द, मैं बोलूंगा पूरा, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट with accumulated depreciation of disposal। डिस्पोज होने वाले एसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। from date of purchase till date of sale। ये उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, ऐसे सारा कुछ पूरा लिखते हैं, DOP DOS लिखते हैं, जान चुराते हैं, पता नहीं कौन लोग हो यार तुसी। मैंने कहा एक्यूमुलेटेशन पूरा ना लिखो, फिर भी बच्चों ने पूरा लिखा, जिन जिन में नजर पड़ रही है। अच्छा जी, स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड, डेबिट क्यों कर रहे हैं ये समझ आ रही है ना। वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। के जाने वाले एसेट, डिस्पोजल वाले एसेट की डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन निकाल और उसको एक्यूमुलेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्यों, वही तो पड़ी है वहां पे क्रेडिट हुई। जैसे 40 यहां डेबिटेड पड़ा था, निकाल के बाहर फेंका, ऐसे चला गया, तो उसकी रिलेटेड डेप्शन को भी यहां पढ़ाना मुनासिब नहीं है। कॉस्ट में एसेट की कॉस्ट नहीं पड़ी, उसकी डेप्शन यहां नजर आती रही, तो मुनासिब नहीं है। एसेट को भी निकाला, एक्यूमुलेशन को भी निकाला, दोनों तरह से बात आई मुझे क्यों निकाला। पहले कोई कहता था, कोई कहता है। अच्छा जी, तो ये तो चलता ही रहता है, आप छोड़ें इस बात को। तो स्टेप 2 में हमने इस जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी ना एक शॉर्टकट वर्किंग है, बिल्कुल करवाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले ज़रा लॉन्ग कट, मेरे पास अभी 15 16 17 मिनट है पूरे, ठीक है ना। पहली दफ़ा सर तफसील से बात करेंगे, ओके। तो ओके, 1 2 3 15 16 17 18। जी, हमने ये मरहूम एसेट किस दिन खरीदा था, 1 अक्टूबर 15 में। 15 वाले साल में यहाँ कहीं 1 अक्टूबर बनता है ना ये, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने इस्तेमाल हुआ हुआ इस साल में। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालूं अगर मैं, तो 40,000 इसकी कॉस्ट है, 40 कॉस्ट है, इंटू रेट कितना है 10%, इंटू इस साल में 3/12। वेरी गुड, क्या आ गई डेप्रिसिएशन, 1 रुपया बनता है, 4 का चौथा हिस्सा। कर लो कैलकुलेट, जल्दी करो, ठीक है। 16 वाले साल में पूरा महीना, पूरा साल, तो 12/12 कर दो या कुछ ना करो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। कितनी डेप्शन आ गई, 4। 17 वाले साल में अगेन पूरा साल इस्तेमाल हुआ तो 4। ये मैं कह रहा था, ये 31 दिसंबर 17 या 1 जनवरी 18 तक ये कितने रुपए डेप्शन हो चुका है, 9 रुपए। कितने, 9, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 120 के अंदर अगर मैं बात करूं ना, तो 120 के अंदर इसकी सारी जिंदगी की डेप्शन नहीं पड़ी, इसकी 31 दिसंबर 17 या 1 जनवरी 18 की बात होती है अकाउंटिंग में, ठीक है ना। 31 दिसंबर 17 तक की डेप्शन पड़ी है, यानी कि 11 रुपए में से, सॉरी 11 में से 9 रुपए इधर पड़े, लेकिन अभी इसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन नहीं है, अभी इस साल भी ये डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है। अब इस साल ये कितना डेप्रिशिएट हुआ, ये 6 महीने इस्तेमाल हुआ, ये 30 जून तक, ठीक है। तो 40 इंटू 10% इंटू 6/12 कितनी आ गई, 2 रुपए। और ये 2 रुपए कहां पड़े, ये 2 रुपए 33 इशारिया, ये देखिए
यहाँ पे फेंके पहले, इसकी पूरी की डेप्रिसिएशन पहले यहाँ लोड की है और अब अनलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 रुपए यहाँ पड़े हुए हैं, तो ये टोटल इसकी जिंदगी की डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो चुकी है 11 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। तो सही है, ऐसे ही डब्बे बना के आपने लिखते रहना, बस समझाने के लिए पहली बार है, ठीक है। तो कितनी डेप्रिसिएशन इसकी सारी जिंदगी की बनती है जो एसेट अकाउंट के एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुकी है, कितनी है जी 11। ये 11 है वो फिगर जिसको हमने डेबिट करना है स्टेप 2 में, मैंने बोला एसेट एक्यूमुलेशन अकाउंट में से, क्योंकि ये इसकी डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन है जो यहां पर क्रेडिट हो चुकी है। इसको यहां से क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये मैंने आपको स्टेप 2 लिखवाया था कि वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जाग जाओ, वी विल accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। निशाना मेरा अच्छा है, नीचे ना सर किया करो। अच्छा, ऐसे बताइए क्या ख्याल आते रहते हैं आप लोगों को। अच्छा जी, तो स्टेप टू बोलो बोलो बोलो, बगैर रजिस्टर में देखे, बगैर रजिस्टर में देखे, सुन तो लो, बगैर रजिस्टर में देखे बोलो, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, इसको किया 11 से डेबिट, क्रेडिट इसके अगेंस्ट क्या होगा कल देखेंगे, 30 जून 2018, ठीक हो गया। अब मोहतरम सामीन इकराम खवातीनो हजरात, और ठहर जाओ ना, बताता हूं, कहानी जैसे मैं बना रहा हूं तुम बनाने दिया करो। अच्छा, अभी हमारा एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हर एस्पेक्ट में कंप्लीट है, सिवाय इसके कि यहाँ अंग्रेजी लिखनी है, वो कल लिखवाऊंगा, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट मैंने भी नहीं बनाना, और ये टफ काम था डिस्पोजल का जो आपको सिखा दिया, पहले 2 स्टेप्स और हैं, उनकी जगह 3-4 लाइनें खाली छोड़ देना जहां पे स्टेप्स लिख रहे थे, ताकि कल कला को यहाँ पे आगे उसर और उठाया नहीं था, बताता रहा हूँ। 4 स्टेप्स हैं, 2 लाइनें 3 लाइनें छोड़ देना, वो बिल्कुल सिंपल से 2-3 लाइनों के अंदर स्टेप्स लिख देने, हमने वो कल लिखवाऊंगा, ठीक है। डिस्पोजल के मुश्किल स्टेप्स यही थे, ये हमने कर लिए। 31 दिसंबर 2018 पर क्लोजिंग बैलेंस आएगा एसेट अकाउंट का 380 माइनस 340, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है 31 दिसंबर 18 पर क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा, दसोगे 142.4। ये 2 अकाउंट्स की हद तक सवाल कंप्लीट है, और जितने सवाल भी होंगे दूंगा ना, उनमें यही 2 अकाउंट्स की हद तक आपने कंप्लीट कर, ठीक है। अब अगली बात सबसे अहम, जरा सुन लो, एक अकाउंट मैंने कल बनाना है डिस्पोजल अकाउंट, 4 लाइनें उसके लिए छोड़ देना, बल्कि उसी के साथ ही 4 लाइनें जर्नल एंट्री सिखाऊंगा उसके लिए भी छोड़ देना, यानी हर सवाल में आपने को 8-8 लाइनें 7-8 लाइनें खाली छोड़ते हुए चलना है, जो मैंने कल सिखाना है, ताकि कल मैं एक सवाल के अंदर सिखाऊं और बाकी सब मैं आपसे उसी वक्त लाइव ही करवा दूं, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई सबको, सब ध्यान से कान आंखें दिमाग खोल कर सुन ले कि हर सवाल के अंदर ये 2 अकाउंट्स बनाने हैं, और एक अकाउंट की 3 को लाइनें छोड़ देना, 3-4 लाइनें, और 3-4 उसकी जर्नल एंट्री, यानी कि 7-8 लाइनें हर सवाल के सोल्यूशन में आपने खाली छोड़नी है। वो मैं आपको वो आमने सामने भी छोड़ सकते हैं, एक तरफ लेजर बन जाएगा, हम जर्नल एंट्री कर लेंगे, दोनों में से एक काम करना होता है ना, ठीक है, सही है। अच्छा जी, आप चलो ये ऐसे ही बना रहे, आपको शायद याद रह जाए। अच्छा अभी तो सुने, ये कोई रिकमेंडेड तरीका नहीं, मिटा नहीं रहा, आपने तस्वीर बनानी होगी बाद में, कुछ नोट कर रहे होते हैं बच्चे बाद में, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता कि हम तस्वीरें बनाते रहें, 10 साल 12 साल लाइव वाला एसेट आ जाए तो फिर टाइम लाइन ही बनाते रहें, ये थोड़ी करते रहेंगे हम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो, हमें चाहिए क्या होता है वैसे, यहाँ पे ये 11 क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल है ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालने के लिए ये वर्किंग इस तरह से नहीं करते हम, टाइमलाइन बनाकर, मैंने बैग बंद करने का कहा है तुम्हें, और हम छोटी सी वर्किंग किया करेंगे, वर्किंग 2 ये शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन के अंदर लग सका करेगा, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालेंगे। मुझे एक बात बताएं सादा सी, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड डेफिनेशन है तो उसका मतलब क्या है, हर साल डेप्रिसिएशन ने बराबर आना है, हर साल डेप्रिसिएशन ने बराबर आना, सेम आना। अब अगर मैं अपने एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे 1 साल की डेप्रिसिएशन मिल जाए तो उसकी सारी जिंदगी से मल्टीप्लाई करके मैं उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन निकाल लूँगा, हो सकता है ना। ये सेकंड लास्ट रो वाले भाई साहब ये टेक छोड़ दे जरा, पता नहीं कहाँ आप देख रहे हैं, मुझे देखना यार, ऐसे ना करो यार, छुपा ना करो एक दूसरे के पीछे। अच्छा, ये छुपने वाली आदत तो अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है जी अब भाई साहब आगे एक और आ गए, ठीक है, कोई नहीं, एक आंख में नजर आ रही हो तो काफ़ी है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं,
हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपका मेथड है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का, तो हर साल डेप्रिसिएशन बराबर आना होता है। तो आप अगर सारी जिंदगी डेप्रिसिएशन किसी एसेट की चाह रहे हैं, तो किसी एक साल की डेप्रिसिएशन निकालें और उसकी पूरी जिंदगी से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब अगर मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर निकाल दूंगा, ठीक है जी, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल लाइफ पास दो, एसेट की जितनी जिंदगी हमारे पास गुजर चुकी है। सिंपल, ठीक है कि नहीं? सिंपल सिंपल बस स्पाइसी तो ये पड़ा है, किलो वाला तो ये पड़ा है, सिंपल फिलहाल, ठीक है जी। तो एक साल की डेप्शन, भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट को पकड़ोगे 40, लगा दोगे रेट 10%, यहाँ से क्या आ जाएगा, आपकी एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई, एक साल की डेप्शन हो गई, ठीक है। अब हमें चाहिए इस एसेट में कितनी लाइफ हमारे पास गुजारी है, वो कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी वर्किंग किया करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, मैं 2 बार ये करवाऊंगा, टेंशन ना लो, लेकिन सुनो ध्यान से, कोई भी कुछ लिख ना रहा हो। हम लिखेंगे जी डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ परचेज है जी 1 अक्टूबर 15 और डेट ऑफ सेल है 30 जून 18। यहाँ तक कोई टेक्निकल बात? तो स्टेप 1 क्या? अच्छा, आपको एक मुश्किल से काम करना, वैसे गिन लेते, मुश्किल सवालों में काम आएगी ये चीज़, आसान सवाल में सिखाऊंगा चीज़ तो मुश्किल में काम आएगी ना। तो कोई भी काम सीखा करेंगे, आसान सवाल में सीख लिया करेंगे, ताकि मुश्किल के अंदर भी वो काम आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, हम डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल लिख लेंगे, लिख लिया हमने। उसके बाद हम ईयर एंड को अपने दिमाग में लाएंगे। हमारा ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। हर साल हमारा ईयर कब एंड होता है, 31 दिसंबर। कब एंड होता है, 31 दिसंबर। कुछ बच्चे पता नहीं रजिस्टर पे, टेबल पे, झोली में क्या देख रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, कोई बच्चा नीचे नहीं देखेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, लाइफ निकाल रहे हैं एसेट की सारी जिंदगी की। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल देखेंगे। डेट ऑफ परचेज है 1 अक्टूबर 15 और डेट ऑफ सेल है 30 जून 18। कुछ भाई साहब फिर मोबाइल देख रहे हैं ना, ये भाई आखिरी लोग सेकंड, ये भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, मोबाइल देख रहे हो? यस सर। तुमने पढ़ा हुआ है तो मत आया करो क्लास में, हाँ मत आया करो क्लास में, कल से क्लास में मत आना, ठीक है, ओके। इसका नाम लिख लो, कल से क्लास की जरूरत नहीं पड़ने की। इसका नाम से नोट करके मुझे दो। मोबाइल देख रहा है बदतमीज आदमी, कोई एक बच्चा नीचे नहीं देख रहा, कोई एक बच्चा निकालो इसको कान से, पता नहीं क्या बच्चे का नाम चाहिए मुझे। जी, तो डेट ऑफ परचेज लिखा हमने, डेट ऑफ सेल लिखा। डेट ऑफ परचेज सेल लिखने के बाद हम ईयर एंड को जहन में लाएंगे, सामने रखेंगे। ईयर एंड है 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर को जहन में रखते हुए हम इधर आकर इससे बोलेंगे कि अगर ये 1 अक्टूबर 15 को आया है, तो इसका पहला ईयर एंड कब हुआ होगा, 31 दिसंबर 15 पे। तो 31 दिसंबर 15 तक ये इस साल में कितना चला होगा, 3/12। फिर 31 दिसंबर 16 तक कितना अर्सा चला होगा, पूरा साल। फिर 31 दिसंबर 17 वाले साल में पूरा साल। फिर 31 दिसंबर 18 वाले साल में 6 महीने चला है, ठीक है। तो टोटल इसकी जिंदगी हमारे पास कितनी आई, कैलकुलेटर पे बताओ, 2.75 ईयर्स, पौने 3 साल। एक बार फिर सुन लें, एक बार फिर सुन लें, कोई बात नहीं, अब क्लास के बाद ही उठाना, एक बार फिर सुन लें जी। 1 अक्टूबर 15 डेट ऑफ परचेज, 30 में 18 डेट ऑफ सेल लिख लिया हमने। अब ईयर एंड दिमाग में लेकर हम आए, ईयर एंड है 31 दिसंबर। अब डेट ऑफ परचेज पे आकर हमने कहा 1 अक्टूबर 15 को अगर ये आया है, तो पहला साल 31 दिसंबर 15 पे जो एंड होगा, कितने महीने इस्तेमाल होगा, 3 महीने। फिर 31 दिसंबर 16 वाले साल में पूरा साल। 31 दिसंबर 17 वाले साल में पूरा साल। 31 दिसंबर 18 वाले साल में 6/12। कैलकुलेटर में बताओगे आप ये सारी चीज़ें, तो कैलकुलेटर आपको कहेगा 2.75 साल इसकी टोटल जिंदगी रही है हमारे पास। तो आप यहाँ पर आके 2.75 ईयर्स जब लिखोगे, आंसर निकालो, एग्जैक्ट 11 ही आएगा। ये अंग्रेजियां भी हमने नहीं ना लिखनी, शॉर्टकट ऐसे है कि ये हम 1-2 दिन बाद जब याद रहेगा तो ये DOT ये नहीं लिखा करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट भी डायरेक्ट करेंगे, डेप्शन एक्सपेंस ये अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे 40 into 10% करेंगे। और डायरेक्ट ये मंथ कैलकुलेट अगर नहीं हो रहे तो डायरेक्ट नहीं हो रहे तो फिर अंग्रेजी लिख के सर जाएंगे, वरना डायरेक्ट, ठीक है। तो चीज़ें आसानी की तरफ जाएंगी, लेकिन सीखते हुए एक्सपेंड करके सीखनी होगी, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट ही है, लॉन्ग कट नहीं है, अंग्रेजियां देख के परेशान ना हो, ठीक है। तो ये वाला काम हम अप्लाई करेंगे, ये समझ आ गया सबको। अच्छा, अब होमवर्क देख लो क्या है, एक नजर देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भी होमवर्क लिखें, जो क्लास वर्क में क्वेश्चन 2 है इसको भी होमवर्क में लिखें, क्योंकि मैंने तो ज़्यादा आराम से कराया ना सवाल आपको, तो ये तो आपका हस्बैंड है करना हैंड पे है क्वेश्चन 2, ओके। उसके बाद होमवर्क में क्वेश्चन 1 है मिस्टर ब्लैक, अगले सफ़े पे क्वेश्चन 2 है मिस्टर आमिर,
और 3 है अ कंपनी। ये तीनों सवालों के अंदर आपने ये 2 ही अकाउंट्स बनाने हैं, डिस्पोजल का अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, 2 अकाउंट्स बनाने हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग करनी है और वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है, शॉर्टकट वाली, टाइमलाइन नहीं बनानी। ठीक है, एक अहम बात, अगर सवाल में डिस्पोजल मल्टीपल आ जाएं, प्लीज एक से ज्यादा डिस्पोजल आ जाएं, तो क्या करोगे, इकट्ठा नहीं कर देना, ये प्रोसेस हर एक के लिए अलग अलग करना है। क्या मतलब, 2 डिस्पोजल आ गए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए दोनों की कॉस्ट को माइनस करना है अलग अलग। ठीक है, फिर दोनों को यहां पे अलग अलग डिस्पोजल वाले के अंदर डेप्रिशिएट करना है, 2 हो गए 2। ठीक है, दोनों के लिए ये वर्किंग अलग अलग करनी है, दोनों की कॉस्ट अलग अलग क्रेडिट करनी है, दोनों की अक्यूमुलेशन अलग अलग डेबिट करनी है। अगर कोई आ जाए तो, मुझे नहीं पता, शायद हो शायद ना हो। ठीक है, डिस्पोजल मल्टीपल हो भी सकते हैं। ठीक है, जिंदगी नहीं तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।